वो ऐसे रिएक्शन जो नेचुरली खुद ही हो, यानी कि जिसको बाहर से कोई फोर्स ना लगे, या थोड़ा सा उसको पुश कर दो तो वो जो हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ, ये स्पॉन्टेनियस और प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, जो है स्पॉन्टेनिटी। इसी चीज को पता करने के लिए हमने सबसे पहले इंथैल्पी का यूज किया। हमने कहा कि भाई जिसका डेल्टा एच निगेटिव होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्पॉन्टेनियस। लेकिन देखा गया कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन थे जिसके अंदर क्या था कि डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन क्या था, आपका स्पॉन्टेनियस था। इसका मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गई। तो कहा कि भाई कोई नया मेथड बताओ, क्योंकि जब जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा तो हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमें क्या लाना पड़ा, आपका इंट्रोपी लाना पड़ा। तो इंट्रोपी क्या कहता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इंट्रोपी आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, ओके। जिसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा होगी उसकी इंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर जिसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब ही मैं समझाता हूं फिर से एक बार, तो यहां से डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो नेचर में बहुत ही आसानी से हो जाए। जैसे आपको डिग्री ऑफ रैंडमनेस बताता हूं क्या होता है। मैंने मान लिया कि एक फील्ड है, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई जब सुबह की असेंबली हो रही है, जब आप लोग अपने स्कूल जाते हैं तो सुबह असेंबली होती है, ठीक है। अगर जब सुबह असेंबली होती है तो वहां पे सारे सिस्टमेटिक अरेंज है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है दिन भर में, जब आपको बाहर से कोई फोर्स ना दे, आप सब जो है खुद जो है इस प्रकार से अरेंज हो जाओ, नहीं हो सकते कितना भी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले केस में यहां पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज करना है तो फोर्स हटा दीजिए, यानी कि टीचर को हटा दीजिए। फिर देखिए एनर्जी। हमारे एक सर थे, वो कहते थे खटखट में कितना जान है पता नहीं, लोहे के रड को सब तोड़ देते हैं। खटखट एक होता है, मतलब नवोदय का एक डिश होता है, ठीक है। तो उसमें कहा जाता था कि वो खटखट को खा के ये बच्चे लोग इतने खटखट हो जाते हैं कि जो सारी रड जो है तोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से वो कहते भी थे कि इनकी जो है ना इंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो केमिस्ट्री के टीचर थे। वो क्या कहते थे कि इन बच्चों की इंट्रोपी बढ़ गई है, इनकी इंट्रोपी डिक्रीज करने के लिए दो चार को डिटेन कर दो, दो चार को रेस्टिकेट कर दो, ताकि कि वो क्या रहे, मेंटेन में रहे। अगर जब वो मेंटेन नहीं करते तो क्या हो जाता था कि उनकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बहुत ही खतरनाक होती है, खास करके जो नए बच्चे होते हैं 8 से लेकर 10 तक के, मत पूछो। अभी अगर जो छत पे देखोगे तो अगले सन जो है जैसे तुम देखोगे, मतलब जो छत पर से तुम भी हो, छत पर से वो भी है। अगर जो तुमने उतर के जैसे तुम अगर जो झांक के नीचे देखोगे तो नीचे दिखेगा, कहोगे इतनी ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस कैसे आ जाती, तो पता नहीं। एक्चुअली आपको मैं कहूं तो जैसे मान लो कि शुरू में जब क्रिकेट होता है तो सारे लोग कैसे होते हैं, एक साथ होते हैं, तो वहां पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम है। लेकिन जैसे ही बैट्समैन शॉट लगाता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाती है। देखिएगा कैसे दौड़ते, कभी वहां पता नहीं बॉल के पीछे कहां कहां दौड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वही कहता है कि जिसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो जाए उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे। एक्चुअली जब डिग्री ऑफ रैंडमनेस की मैं बात करूं तो वो खुद से होता है। ध्यान से देखिएगा, आप अगर जो क्रिकेट पे खेल रहे हैं, आपको मैं जबरदस्ती कह दूं कि तू फील्डिंग कर, और मैंने आपको बैटिंग नहीं दिया, ठीक है, क्रिकेट का मैच है, और आपको मैंने बैटिंग नहीं दिया, तब आपकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस हिलेगी नहीं, एकदम कहोगे कि अभी सर अगल बगल थोड़ा जाएगा तो एकदम जो है एक दो कदम जो है क्या कीजिएगा, टहलिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको बैटिंग दे दिया जाए, बॉलिंग दे दिया जाए, तब आपकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जो क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। Yes.
जो जो क्रिकेट खेलते होंगे उनको भली भांति पता है कि किसी दिन आपका कैप्टन गुस्से में आ गया और उसने आपको बैटिंग नहीं दिया, तो फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, एकदम जो है बॉल के पीछे नहीं दौड़ते, बॉल हमारे पीछे आ गया तो ठीक है, पैर हाथ से रोके तो रोके, नहीं तो चौको जाने दे देते हैं। तो इसी प्रकार से यहां से इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर किसी की डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो खुद हो रहा है, उसमें आप बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए उसको हम क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस कह देते हैं। अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब इधर उधर घूमना, और इधर उधर घूमते हैं तो अपने सेल्फ से घूमते हैं, और अपने सेल्फ से घूमते हैं तो वो रिएक्शन जो है क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ एंट्रोपी। ओके, तो यही मैंने बताया भी कि जिसकी जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी वो कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा, आपका द रेशियो ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल मैनर टेम्परेचर एट विच हीट इज अब्सॉर्ब इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। इसका मतलब कहता है कि अगर आपके पास डेल्टा एस निकालना है तो कहता है कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इसका मतलब है कितना एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज हुआ, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका एंट्रोपी कह देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे पूछा जाता है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे हम पता कर सके वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो कहिएगा डेल्टा एस अगर जब निगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां से आप लोगों ने ये सारी चीजें सीख ली। रैंडमनेस इज इंक्रीज सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। मैंने बताया कि जितना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा कि रैंडमनेस इंक्रीज होगा उतना ज्यादा आपका प्रोसेस होगा। जैसे मैंने ए से बी में हीट दे दिया, कोई एक रिएक्टेंट है ए और बी प्रोडक्ट है। अगर मैंने इसको हीट दिया तो इसकी पार्टिकल्स की जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज हो जाएगी तो इसमें बताइए ये रिएक्शन खुद होना चाहेगा या फिर ये जो नेचुरली होगा, तो ये नेचुरली होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस जब किसी की बढ़ती है तो खुद ही वो जो है क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये कहते हैं रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो स्पॉन्टेनिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। एस कभी भी हम लोग डिग्री ऑफ रैंडमनेस एक की मेजर नहीं कर सकते। मैं कहूं कि आप पूरे फील्ड पे अकेले दौड़ो तो क्या डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो कहेगा कि पनिशमेंट है। लेकिन 10 के साथ दौड़िएगा तो आप जो है क्या करोगे कि रिलेट करोगे, इसकी इंट्रोपी इतनी है, इसकी इंट्रोपी कितनी है, यानी कि इनिशियल में इतनी थी, फाइनल में कितनी होगी। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज ऑफ इंट्रोपी, और यही चीज हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, डेल्टा एस इक्वल टू बाई टी, यानी कि क्यू रिवर्सिबल का मतलब है जो प्रोसेस क्या हो जाए, वापस से पुनः हो जाए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्यू रिवर्सिबल। ओके, टी टेम्परेचर हो जाता है। इसकी यूनिट याद रखिएगा, एंट्रोपी की एक बार जो है जेईई मेंस ने पूछा था, तो इसके यूनिट आप वैसे भी देख सकते हो। क्यू जो होता है वो हीट होता है, और हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो जूल पर केल्विन लिख सकते हो, या इसी चीज को जूल केल्विन माइनस लिख सकते हो। अगर जो कैलोरी के टर्म में लेना है तो क्या लिख सकते हो, कैलोरी केल्विन इनवर्स लिख सकते हो। तो इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हो। ओके, हमें जो निकालना है कि डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस निकलेगा कैसे, तो जो डेल्टा एस होता है वो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल होता है। इसका मतलब है कि इनिशियल उसकी इंट्रोपी कितनी थी, फाइनल उसकी इंट्रोपी कितनी है, इन दोनों के चेंज को हम लोग क्या कह देंगे, चेंज ऑफ इंट्रोपी। और इसी चीज को हमने क्या कहा कि डेल्टा एस की वैल्यू है। अच्छा मुझे बताइए, अगर फाइनल की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, अगर जो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, वेरी गुड, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो जो रिएक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, अगर हमने कहा कि डेल्टा यानी कि इनिशियल की वैल्यू ज्यादा हो गई तो हमारे पास डेल्टा जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास फाइनल की ज्यादा है, तो मैंने कहा कि भाई इंट्रोपी इसकी 12 है
और इसकी इंट्रोपी क्या है, किलो जूल पर केल्विन। अब यहाँ पे इसकी इनिशियल है 10, इसका मतलब पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है डेल्टा एस, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया आपका, स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं कि डेल्टा एस मैंने फिर से निकाला, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे एस फाइनल माइनस एस इनिशियल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एस फाइनल कम होगा, तुमने 10 ले लिया, इसको 12 किलो जूल पर केल्विन ले लिया, तो यहाँ पे -2 हो गया। अगर -2 आ गया तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आ गई, निगेटिव, और निगेटिव वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ओके, ये सारी बातें तो हमने ये सीख ली। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, इंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है एंड स्टेट फंक्शन होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो अमाउंट पे या मास पे या सैंपल पे डिपेंड करते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सटेंसिव। जितने भी एनर्जी वाले टर्म होंगे वो सभी के सभी क्या करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, ना कि वो किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि चेंज निकाल रहे हैं कि भाई उस, मान लो कि मुझे चेंज निकालना है। अब एक बच्चा है कि उसने क्या करा कि मैं आपको जो है मार्क्स के टर्म में समझाता हूं। एक स्टूडेंट है ए, मैं ले लेता हूं किसी 2 बच्चे का नाम, यहां पे मैंने ले लिया, एक है वरुण, एक है किशोर। ठीक है, ओके। अब वरुण ने शुरू के 10 क्वेश्चन में जो है 40 मार्क्स ले आए, और इसने जो है लास्ट के क्वेश्चन में 30 मार्क्स लाए, 20 के क्वेश्चन में 10 मार्क्स लाए, और इन्होंने जो है लास्ट वाले क्वेश्चन में 15 मार्क्स ले आए। ठीक है, अब हमें क्या मतलब है कितना कहां लेके आ रहा है, हमने तो देखा कि भाई टोटल कितने मार्क्स आए, तो कहा 55, इसका कितना है, कहा 40, तो डिफरेंस कितने का आ गया, यानी कि 15 का। इसी चीज से मतलब है, हमें इसे थोड़े न मतलब है कि उसने कहा कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। आप अगर जो किसी को जज करोगे, क्या ऐसे जज करोगे कि भाई तूने पहला क्वेश्चन सही किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं करते, करते हैं क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे कि हम जो है ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं। ओके, यहाँ पे डेल्टा एन जी अगर जो ग्रेटर देन 0 होगा, तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट का डेल्टा एन जी पॉजिटिव कब होगा, आप लोगों को पता है, डेल्टा एन जी मैंने निकालने सिखाया था, क्या बताया था, NP minus NE. ओके, ये सिर्फ किसका लेना है, एनपी जो मोल था वो किसका लेना है, गैसियस स्टेट का। देखिए ध्यान सुनिए, अगर मैं कहूं कि ये गैसियस वाला ज्यादा होगा, इसका मतलब है लिक्विड या तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, कि नहीं हो रहा होगा, तभी तो इसका गैसियस मोल ज्यादा है, प्रोडक्ट में गैसियस मोल ज्यादा होंगे। एनपी का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको लिख के दूं एक सिंपल सा, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इक्वल टू H2। मैंने यहां पे ले लिया लिक्विड, सपोज कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं जो पूरा कर देता हूं, H2 गैस प्लस O2 इक्वल टू 2H2। ओके, अगर मैं यहां से डेल्टा एनजी निकालूं तो क्या हो जाएगा, कहोगे प्रोडक्ट 0 है, सिर्फ गैस का लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी गैस है, तो 2 1 3, यानी कि चेंज कितना आ गया, 3, और वो भी कैसा, माइनस में। अगर यही केस उल्टा होता, H2 लिक्विड को हम लोग तोड़ते, H2 गैस, 2H2 ले लीजिए ताकि कि जो है बैलेंस रहे, प्लस O2 गैस, तो हमारे पास क्या आ जाता, डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ जाता, आता कि नहीं आता। अब यहां पे ध्यान सुनिएगा, अगर डेल्टा एच एनजी निगेटिव आता है, इसका मतलब इंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ध्यान सुनिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है लिक्विड में उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे, उतने ज्यादा तो घूमेंगे नहीं, गैस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर घूमते हैं, जिस कारण से हमने क्या कहा कि जिसका पॉजिटिव होगा तो उसका जो है क्या हो जाएगा, इंट्रोपी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डेल्टा एनजी निगेटिव होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी निगेटिव होगा
तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एन जी ग्रेटर होगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनिटी किस में होगी, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? कहोगे सर गैस में, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है, ज्यादा ज्यादा है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, वो नेचुरली और देखिए आराम से घूमते रहता है। लिक्विड में क्या होता है, थोड़े कम होते हैं, सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में हो जाते हैं। ऑन इंक्रीजिंग गैसेस मोल्स एंट्रोपी इंक्रीजेस, अगर कहता है कि गैस का मोल आप इंक्रीज कर दोगे, जैसे 2 से 4 कर देंगे, तो ये जो है एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए Fe से FeS जा रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। या यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इफ यह लिखा हुआ भी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एस विल इंक्रीज, जितना ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि कि आपको थोड़ा सा फील आ सके। मान लीजिए आप लोग मेले में गए हैं, मेले में एंट्रोपी कैसे इंक्रीज की जाती है, किसी को पता है? आप लोग कभी कोई मेला गए? अगर मुझे एंट्रोपी इंक्रीज करना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि ये चीज ले लीजिए या ये चीज देख लीजिए। तो उसी तरीके से डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है कि उसकी एंट्रोपी को डिक्रीज करना है तो उसके बारे में हमें नहीं बताएंगे। अगर जो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, मिक्सचर, अगर जब आप मिक्सचर लेते हैं तो जैसे सॉलिड सॉलिड लेते हैं, लिक्विड लिक्विड लेते हैं, गैस गैस लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एंट्रोपी भी जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके। सब फेमस जो है हम लोग जो है ऑर्डिनरी एग्जांपल ऑफ एंट्रोपी की बात करते हैं। याद रखिएगा ये वाला केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार जो है क्वेश्चन में भी असर्शन वाले में पूछा गया था। एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट ग्रेटर देन जो हो जाता है एंट्रोपी ऑफ डायमंड हो जाता है। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ग्रेफाइट की एंट्रोपी क्यों ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू एंट्रोपी ऑफ डायमंड? तो इसका सिंपल सा रीजन क्या होता है कि ग्रेफाइट जो होते हैं वो 3 बॉन्ड से बने होते हैं, यानी कि थोड़े वीक होते हैं, जिस कारण से वो स्लिपरी होते हैं, उतना मजबूत नहीं होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन डायमंड कैसा होता है, टेट्रा बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बंधा हुआ है, ग्रेफाइट एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बंधा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है, जिस कारण से यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ डायमंड जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, कहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ अमोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन आर फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन वेयर एज दे, सॉरी ये वाला फर्स्ट वाला से ये ओके ओके। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है ना वो 3 कार्बन से बंधे होते हैं, ठीक है, जबकि डायमंड जो होते हैं वो 4 बॉन्ड से बंधे होते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पे 4 कार्बन। आपको पता होगा कि नेचुरली सबसे हार्डेस्ट जो मटेरियल होता है वो आपका क्या हो जाता है, डायमंड होता है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली कोई आ गया था इसलिए हंसी आ गई। ओके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट, हाँ हो जाता है थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पास इन द प्रोसेस ऑफ अमोनियम, ये वाला समझ में आ गया, क्या ये वाला समझ में आ गया? यस सर। वही कहता है। अब हम बात करते हैं कि अमोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन एज दे आर नॉट फ्री इन द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। कहता है कि अमोनियम जो क्लोराइड है वो फ्री में नहीं घूम पाता, यानी कि, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डाल दोगे, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, तो वाटर में डाल दोगे तो वो जो है आयन हो जाएंगे। और आयन देखिए कैसे घूमता है, जैसे आप मैं कहूं NaCl क्या मूव कर सकता है क्या, कहोगे नहीं,
लेकिन पानी में डाल दो, देखिए करंट लगता है क्या, तो कहोगे हाँ, जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोपी बढ़ गई, और जब इंट्रोपी बढ़ गई तो जिस कारण से यहाँ पे जो है क्या बढ़ गया, डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया। तो कहता है डेल्टा एस इज पॉजिटिव फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ प्रोसेस या डाई सॉल्यूशन ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब है टूट जाता है जब, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डाई सॉल्यूशन। और उसमें भी आपकी इंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको बस एक याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने पे एंट्रोपी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती, ये बात आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। ओके, ऑन एडिशन ऑफ HCl aqueous solution Ag plus ion entropy decrease due to precipitation of AgCl। अब कहता है कि अगर HCl में Ag प्लस डालोगे तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है, तो जिस कारण से नीचे पर्सिपिटेट बन जाता है, और जैसे ही पर्सिपिटेट बन जाता है जिस कारण से उसका जो है क्या हो जाता है, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता है। ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, आप लोगों ने देखा होगा कि अंडा जो है पहले जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको बॉयल करते हैं तो वो जो है किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर, वहां पे क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है ना, आप लोगों को पता होगा कि प्रोटीन जो होता है, नहीं पता तो बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग पढ़िएगा, एक बार आप 11th में भी पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स, एक बार जो है 12th में मैं भी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है डीनेचुरेशन का, कि आप उसके डीएनए में चेंज कर दे रहे हैं। एक्चुअली हम लोग खा तो लेते हैं, हमें पता नहीं है कि अगर आप लोगों को पता होगा डीएनए, तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जिस कारण से इसमें क्या हो जाता है, इंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे इंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि उसके अंदर जो प्रोटीन था उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हम किसको करते हैं, सेकेंडरी टर्सरी वाले को, प्राइमरी वाले को नहीं करते। ये जब मैं बायोमोलिक्यूल्स बताऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे चीजें होती है, कैसे चेंज होता है, क्या क्या करते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग जो है आगे अच्छे से बात करेंगे। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, आप अगर जो खींचते हैं तो जैसे ही छोड़ेंगे तो देखिएगा कैसे हो जाएगा, एंट्रोपी जो है वहां पे क्या हो जाता है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर लॉन्ग फ्लेक्सिबल मैक्रोमोलिक्यूल गेट अनकॉइल, यानी कि बिल्कुल सादा का सादा एकदम स्ट्रेट हो जाता है। अभी अगर आप छोड़े नहीं हो तो उसकी इंट्रोपी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। अब कहोगे सर इसमें एनर्जी तो दिए, तो इसकी इंट्रोपी तो इंक्रीज होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं, जिस कारण से स्पेसिफिक ज्योमेट्री आ जाती है, और इस कारण से इसकी इंट्रोपी जो है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका राइट द इंट्रोपी चेंज फ्रॉम एक्स टू जेड। अब हमसे पूछा गया कि भाई एक्स टू जेड इसकी इंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, किस प्रकार से निकालेंगे। एक्चुअली इसमें जो ना क्वेश्चन दिया था, मैं यहाँ पे समझा देता हूं कि कैसे इसको निकालना है। ओके, अगर आपसे पूछा है कि मुझे एक्स से लेके जेड तक जाना है, तो सबसे पहले डेल्टा एस माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि इस वाले स्टेप का, प्लस एंट्रोपी यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा जेड। बोलिए, यही तो चेंज आएगा, या इसी चीज को आप ऐसे लिख, डेल्टा, सॉरी जेड होगा पहले, जेड माइनस एक्स, क्योंकि उसके जस्ट एस एफ माइनस एस एफ टू करते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जेड माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ओके, इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस वाई प्लस, हाँ जी बोलिए, डेल्टा सर वाई, हाँ जी बोलिए। सर इसे हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते सर, जैसे डेल्टा वाई नहीं लेके सर, डेल्टा एक्स सर डेल्टा जेड से। एक मिनट, डेल्टा जेड माइनस डेल्टा वाई कैसे आप निकालिएगा, बताएंगे फिर से। सर डेल्टा वाई को नहीं लेंगे तो सर तब भी निकल अब सकता आपके है। पास नहीं दिया है ना, आपके पास इन सब की वैल्यू दी होगी। जैसे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि एस से लेके बी तक आपको निकालना है, ठीक है। ओके, एस होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, ए से बी, सॉरी, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है
कि यहां पर से हमें जो है एस ए से लेके एस बी तक की एंट्रोपी निकालनी है। ठीक है, आपको वैल्यू भी दिया हुआ है तो हमें टोटल चेंज निकालना है। तो हम कैसे जाएंगे, सबसे पहले डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो यहां पे हमारे पास कितना दिया हुआ है, सबसे पहले ए से यहां जाएंगे। ठीक है, ओके, यहां से ए से सी गए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 50 है ना, ए से सी 80 नहीं है 50 है। तो डेल्टा एस ए सी से जो हमारे पास क्या हो गया कि जो है इसकी वैल्यू 50 दी हुई है। ओके, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैं यहां से ए से बी तक जाना है तो मुझे कैसे जाना होगा, डेल्टा एस ए, ठीक है, से हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है चेंज इन में डेल्टा एस ए माइनस डेल्टा एस सी, मैं यहां पे लिख देता हूं जैसा इन्होंने दिया है, प्लस डेल्टा सी से डेल्टा डी दिया हुआ है, डेल्टा एस लिख लीजिएगा। ओके, फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेल्टा, डेल्टा भी लिख लेते हैं क्योंकि चेंज इन का मतलब ही क्या हो गया, इस प्रकार से दिया हुआ है, डेल्टा एस डी से डेल्टा एस बी दिया हुआ है। ओके, यही तो वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा एस ए से एस बी, बोलिए डेल्टा लगा देता हूं कि ये बात समझ में आ गई। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखिए कि डेल्टा एस से सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50, मैं नीचे लिख देता हूं 50 प्लस, और डेल्टा एस सी से डी कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। ओके, अब देखो डी से बी देना चाहिए था, हमने भी डी से बी लिखा क्योंकि सब ऐसे चल रहे नीचे से ऊपर, और इन्होंने किससे दे दिया, बी से डी, जस्ट इसका मतलब माइनस दे दिया, उल्टा दे दिया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि ए से सी, सी से डी, लेकिन इस बार जो वैल्यू दिया है कैसा दिया है, बी से डी दे दिया, तो इसलिए हमने इसको क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 30 80 माइनस 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसी टाइप से कभी भी आपको साइक्लिक फॉर्म में दिया रहेगा तो आप जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि अगर आपको, अभी तक हमने बात की कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। खैर आइसोथर्मल के लिए हमने जो आगे डिराइव भी किया है, तो वही चीज कहता है कि अगर आपके पास स्मॉल चेंज होगा, कैसा होगा, स्मॉल चेंज होगा, ये क्या है, बड़ा चेंज है लेकिन बहुत ही छोटा चेंज होगा, तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो डेल्टा एस जो है डी एस या एस हो जाएगा, और इसको हमने कहां से करा, टी नॉट से टी वन, या आप इसको जो है टी वन से टी टू भी लिख सकते हैं। हमने इसलिए ऐसा लिखा कि इसका मतलब है इनिशियल और इसका मतलब है फाइनल। तो ये जो है आप इंटीग्रेट करोगे तो जो आपको जो है एंट्रोपी जो है कैलकुलेटिव वे में आ जाएगी। सर इसको इंटीग्रेशन क्यों करना है सर इसका, सर वैसे भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा सॉरी, सही कह रहे हो कि वरुण का कहना है, लेकिन अगर मान लो कि कोई भी इक्वेशन वहां पे छोटा चेंज दिया हुआ है, अगर मैं जैसे कहूं कि मुझे छोटे से पार्ट के लिए दिया हुआ है और मुझे बड़े से पार्ट के लिए निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे छोटे से पार्ट का दिया हुआ है, जैसे मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि मुझे कह दिया कि भाई इतने से इतने में कितना चेंज आएगा, अब वहां पे तो आपको क्यू नहीं दिया रहेगा। अगर सीधे सीधे डेल्टा क्यू डेल्टा टी दे दिया तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, घुमा के देगा, तब फिर आप क्या कीजिएगा, तो हम करेंगे क्या, छोटे से चेंज के लिए निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, बड़े के लिए निकालेंगे। हाँ जी बोलिए, और किन का रीजन है, पूछिए। वरुण के अलावा अश्विनी हो गया, अश्विनी नाम है, क्या नाम है, अश्विनी, ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। अब यही चीज छोटे चेंज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हमने क्या करा कि इसको इधर ले गए, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ।
आपको मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज ऑफ हीट प्लस चेंज इन डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और मैंने कहा कि भाई मुझे हीट निकालना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। हाँ जी वरुण बोलिए। सर डी क्यू इक्वल टू सर डी यू माइनस डी डब्ल्यू, सर ये स्मॉल उसके हाँ, लिए। ये जो है स्मॉल चेंज के लिए है, कि जब आप छोटे से पार्ट के लिए, यानी कि फॉर स्मॉल चेंज, ये जो होगा किसके लिए होगा? स्मॉल चेंज के लिए। अगर जो छोटा सा चेंज करेंगे तो जो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इसी को हमने कहा कि भाई मुझे हीट चाहिए, क्यों? क्योंकि डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या करा कि इसको जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हमने प्रयास किया कि इस फॉर्म में जो है डीक्यू के फॉर्मूले है, ताकि कि हम लोग जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सके। ओके ठीक है, चाहते हैं कि फॉर्मूला निकाले। हाँ जी वरुण बोलिए। सर इससे बड़े वाला वो भी निकाल सकते हैं सर इससे? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है कहोगे कि सर क्या आप डेल्टा एस हमेशा ये नहीं, कई बार आपको डेल्टा क्यू बाई टी से भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो स्मॉल चेंज की बात करेंगे तो हमारे लिए ये किसके लिए जो है लार्ज चेंज के लिए, जिसको आप मेजर कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो होगा डी क्यू बाई टी फॉर स्मॉल चेंज। सर अगर स्मॉल चेंज से सर अगर हम बड़े वाला निकाले तो सर निकल सकता है? बिल्कुल निकलता है। तो सर आपको फिर डेल्टा क्यू बाई टी को सर इसको क्यों लिया सर? इसके कारण सर हम डी एक्स डी लेकिन क्यू और टी को। ओके, आपका कहना कि सर जब हम इससे निकाल सकते हैं, एक्चुअली ये फॉर्मूला इसी से आया, डी क्यू बाई डी टी इसी से आया है। डी क्यू बाई डी टी से ये डेल्टा क्यू बाई टी आया। लेकिन आपको जब एप्लीकेशन होगी तो वहां पे डायरेक्ट अगर हिट दे दिया जाए तो हम क्यों इंटीग्रेशन करें? अगर मेरे को किसी सिंपल चीज से ही काम बन जा रहा है तो हम क्यों? क्योंकि आप देखिएगा इंटीग्रेशन के बाद कितना बड़ा फॉर्मूला आता है। हाँ जी बोलिए किशोर। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ स्मॉल चेंजेस के लिए हो? नहीं, मैंने दोनों के लिए लिखा है। देखिए ऊपर में इंटरनल जो है डेल्टा यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि बड़े चेंज के लिए। नीचे में हमने कहा कि भाई छोटे चेंज के लिए हमें, क्योंकि हम जो है चाहते हैं कि किसी छोटे से पार्ट का निकाल के हम जो है पूरे का जो है निकाल सके। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम चाहते हैं कि भाई छोटे से क्योंकि मुझे इंट्रोपी निकाली है, अब हम हर रिएक्शन का मुझे पता तो नहीं लगेगा कि भाई किसकी इंट्रोपी जो है बढ़ रही है, किसकी इंट्रोपी घट रही है। अब देख के आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल जो है घूम रहे होंगे तेजी से, इस टाइप की बातें तो आप नहीं बता सकते किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जाके, कि कोई कहेगा कि जो है जैसे मान लो कि कोई एक आदमी है, अब तो चले मान लो कि H2 के अंदर घुस के देखते हैं, जो है अपना छोटा रूप धारण कर लिए देखेंगे क्या H2 के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे, ऐसा बता सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए कोई कैलकुलेटिव वे होना चाहिए, तो वही कैलकुलेटिव वे निकाल रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन सके। ठीक है ओके, हमने कहा कि भाई डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई टी होता है। बोलिए क्लियर है इतनी सी बात? डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो Yes. जाता है? डेल्टा क्यू। हमने अभी आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ कि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और हमने कहा कि इसी को छोटे चेंज के लिए डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और हमने कहा भाई डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी यू माइनस डी डब्ल्यू। तो यही चीज को हमने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया, डी क्यू की जगह पे छोटे चेंज है तो हम डी क्यू लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा तो अब हमने क्या कहा कि इसको इंटीग्रेट कर दिया। अभी कहां से करेंगे आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। क्या डी क्यू इसको ऐसा लिख सकता हूं और माइनस डी डब्ल्यू टी लिख सकता हूं? बोलिए क्या ऐसा लिख सकता हूं? बोलिए। ओके, सर आपको मैंने बताया था डी यू का जो फॉर्मूला होता है वो एन सी वी डी टी होता है, और डब्ल्यू का जो फॉर्मूला बताया था माइनस पी डेल वी बताया था, ये तो फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे हमने डी की जगह एनसीवी डेल्टा टी टी रख दिया, और इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? यहाँ पे रख दिया। अच्छा मुझे बताइए एनसीवी यहाँ पे कॉमन है। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पी भी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पी की वैल्यू निकालनी है तो पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी। हाँ जी बोलिए
किशोर? ओके ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इस p की जगह nRT/v रख देंगे, और n और c भी कांस्टेंट होते हैं, तो डेल्टा t/t, इसको हम लोग कहां से कर सकते हैं, t1 से t2, और यहां पे क्या हो जाएगा आगे v1 से v2, इसको यहां से इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहां पे हमने क्या करा कि ncv/डेल्टा t, और p की जगह पे हमने क्या रख दिया, nRT/v, तो यहीं पे हमने क्या कर दिया nRTV, ये t से t कैंसिल हो गया, और इसको हमने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए यहां से हमने जैसे ही इंटीग्रेट किया, मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूं कि कैसे हुआ, नहीं तो कहोगे सर आपने जो है फास्ट में कर दिया। मेरे पास डेल्टा s इक्वल टू क्या आया, पहला आपके पास क्या आ जाएगा d, आपके पास देखिए डेल्टा u इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा q प्लस w, तो डेल्टा q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा u डिवाइडेड बाई t, माइनस यहाँ पे डेल्टा p डेल भी लिख देता हूं डायरेक्ट, माइनस w की जगह। ओके, डेल्टा u की जगह पे हमने क्या लिखा, ncv डेल्टा t। हाँ जी बोलिए वरुण। सर ये बड़े चार्ज के लिए निकाल रहे हो आप? हाँ, बड़े से पूरे के लिए जो हम जो है निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके सर अगर इसको हम स्मॉल चार्ज के फॉर्मूले से निकाले तो सर निकल सकता है? स्मॉल कौन से फॉर्मूले से? सर जो आपने बताया सर स्मॉल हाँ, चार्ज। वही चीज तो हम इसी को तो निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी छोटे से पार्ट का दिया है और आपने बड़े से पार्ट का निकाल लिया, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, तो यहां से हमने क्या करा कि NCV को कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा dt/t, और इसको इंटीग्रेट कर दिया t1 से t2 प्लस, अब यहां से हमने क्या करा कि pv की जगह पे हमने क्या रख दिया, pv इक्वल टू nRT, और आपके पास p के टर्म में निकालना तो p इक्वल टू nRT/v, तो हमने यहां पे लिख दिया nRT डिवाइडेड बाई t dv, बोलिए, और नीचे में हमारा क्या आ गया v, तो ये t से t कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये v1 से v2 जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने अगर 1/t है तो उसको क्या लिख सकते हैं, log t2 माइनस, या आप कैसे कह सकते हो t इक्वल टू t1 माइनस t2, अब जो भी जैसा लिख सकते हैं, और यहां से हमारे पास nr कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हो log बेस e, ये याद रखना ln है, log बेस e को हम ln भी कहते हैं। ओके, log बेस e आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 से v2। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ncb log t2 माइनस t1, कहोगे सर हम तो इसी से डरते हैं और आप लोग जो है इसी को ले आते हैं, v2 सर डी कहाँ गया? क्या कहाँ चले गए, सर डी डी इंटीग्रेट करके दे ना, dv/v को हम लोग क्या लिखते हैं log v, तो log v लिख दिए, इसको इंटीग्रेट करने पे जो है log v आ जाता है। आप इंटीग्रेशन में मैथ में पढ़े होंगे, शायद आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे, मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने जो है मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो नहीं पढ़े होंगे। ओके, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं NCV, मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा था तो इसलिए लिख दिया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं t2 माइनस t1 प्लस nr log e बेस v2/v1, यही आपका डेल्टा s का फॉर्मूला है। आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो है धीरे धीरे पता लगेगा, लेकिन फिलहाल आपको इसको याद रखना। अच्छा, एक और बात, log बेस e की जगह पे आप 2.303 क्या लिख सकते हो, log बेस 10 लिख सकते हो। हम चाहते तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करके log बेस 10 कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ये आपका क्या है, पहला फॉर्मूला है जब आपको क्या करना हो, निकालना हो। इसमें ना हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग जो है हम लोग क्या करते हैं। ओके, बच्चे कह रहे हैं कि सर 11th में इंटीग्रेशन नहीं है। ओके ठीक है, फिर भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, नहीं कुछ भी नहीं पढ़े हैं? ओके चलिए, हाँ, तो इसीलिए जो है थोड़ी बहुत चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। खैर इतनी सारी चीजें आपके सिलेबस में है नहीं इंटीग्रेशन,
ये तो मैंने बता दिया ताकि कि आपको समझ में आ सके कि कहां से फॉर्मूला आया। अब हम बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कि जब आपके पास डेल्टा एस इक्वल टू, ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है, अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। Constant. टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी गुड। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी यू बाई टी माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस डायरेक्ट लिख दो पीडी माइनस पीडीवी, यस सर। हाँ टी। ओके, डीवी डीयू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। बोलिए क्या लिख सकते हैं। यस सर। ओके, पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी लिख सकते हैं। यस सर। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पी इक्वल टू एन आर टी, और हम पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई बी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेंज इन जो है वो कितना होगा, जीरो। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जीरो। तो जो भी वैल्यू आएगी इसके कारण आएगी। तो क्या हम लोग डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे कि T2 बाई T1 जो है वो कितना आ जाएगा, 1, और log बेस 10 की वैल्यू कितनी आ जाती थी, 1। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो। लेकिन हम आपको प्रूफ भी करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने इस प्रकार से लाया। तो यहां से हमने क्या करा कि V1 से V2 लेके चले गए, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन आर लॉग वी, डायरेक्ट लिख देते हैं V2 बाई V1। ठीक है, तो यही चीज हमने यहां भी लिखा, लॉग एन आर V2 बाई V1। अब चाहो तो ई बेस है तो इस प्रकार से लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल के लिए जो है क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन आर लॉग ई बेस V2 बाई V1 हो जाएगा। तो आपने दो फॉर्मूले बता दिए, कोई कहा ये- नहीं भाई। ओके, ये मेन फॉर्मूला है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इसी से सारे फॉर्मूले, आप चाहो तो इसी फॉर्मूले का यूज करके सभी चीज निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि अगर जो टेम्परेचर कांस्टेंट तो T2 बाई T1 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर जो सेम हो जाएगा तो log e बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर जो 0 होगी तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, यही फॉर्मूला बचेगा ना। वही चीज तो हमने भी लिखा, लेकिन हमने आपको अलग अलग प्रोसेस के लिए समझा भी रहे हैं। अब आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट हो जाता है, v कांस्टेंट हो जाता है। ओके, अगर v कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे बताइए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0. 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एनसीवी लॉग T2 बाई T1, क्या यही आएगा। तो यहीं पे इसीलिए इन्होंने क्या करा कि एनसीबी को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे T1 से T2, तो T2 कितना हो जाएगा, लॉग बेस ई T2 डिवाइडेड बाई T1, यही डेल्टा है। जब आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, आपको चारों फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, पहला वाला याद रखना है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि जब आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो आप लगाओगे कैसे, जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए भी आपको मैं बता रहा हूं। ओके, जब आपके पास एडियाबेटिक होगा तो डेल्टा क्यू ही 0 हो जाएगा, तो इस केस में एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर किसी की एंट्रोपी 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। ये जो है ना केस बताता है कि आपका जो है जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, सॉरी एडियाबेटिक में क्या होता है, ना तो अंदर से हीट जाता है ना ही बाहर से अंदर आता है। तो इसमें चेंज जो होगा हीट का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर जो 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इस बात को याद भी रखिएगा कि डेल्टा एस अगर जो 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो कैसा है, आपका वो है, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम है। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोकोरिक की। वापस से हम लोग जो है चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था, एन सी वी लॉग ई बेस T2 बाई T1 प्लस हमारे पास क्या था, एन आर लॉग ई बेस V2 बाई V1। अब देखिए आइसोकोरिक है, ठीक है, अगर आइसोकोरिक है, कोरिक में क्या होता है,
मैंने कहा, वॉल्यूम को तो ये अभी तो किया। अच्छा ये दो बार रिपीट हो गया ना, सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपकी जो है ना ओवरऑल पूरी समरी है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेस, तो एनसीबी ln T2/T1 यानी कि L log बेस E वाला जो होता है इस प्रकार से हो जाता है। तो यही वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा। अगर मुझे क्या करना है कि कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, एनसीपी लॉग ये जो हो जाएगा एनसीपी ln T2/T1 NR ln P1/P2। अच्छा V1/V2 को आपको मैंने बताया भी था, P1V1 इक्वल टू P2V2 ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो P1V1 जो हम क्या लिख सकते हैं, तो P1/P2 इक्वल टू V2/V1। अगर ये V2/V1 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, P1/P2 लिख सकते हैं। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो T2/T1 क्या हो जाएगा आपका 0। तो क्या बच जाएगा, NR ln जो है V2/V1, या आप क्या लिख सकते हो P1/P2, ये लिखा है। अगर आप इसको 2.30 को फॉर्म में लेना चाहते हो तो इस प्रकार से ले सकते हो। अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है तो V2/V1 क्या हो जाएगा 0, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाता है, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कह देते हैं। जब आपके पास क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए, ना तो हीट अंदर जाए ना हीट बाहर आए, तो इस केस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसो एंट्रोपिक कह देते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं, अब वो कहता है फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी। आपको पूछ रहा है कि पहला आपके पास क्या है, आइसोबारिकली प्रोसेस है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मेरे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल टू क्या है, आप कहोगे सर NCB, ठीक है, क्योंकि आइसोबारिकली मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है, पहले फॉर्मूला लिख देते फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। लॉग T2/T1 प्लस NR लॉग V2/V1, या यहाँ पे मुझे P2/P1 के टर्म में चाहिए तो हमने जो है P1/P2 लिख दिया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर आइसोबारिकली है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि P1 आइसोबारिकली में क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर कांस्टेंट। अगर जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा एस हम क्या लेंगे, NCP ले लेंगे लॉग T2/T1, क्योंकि जब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब आपको T2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, CP नहीं दिया हुआ है, CB दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि CP की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपके पास दो तरीके बताए थे। एक तो मैंने कहा था 1 प्लस जो है आप F/2R कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा O2 डायटोमिक है, मैंने कहा था मोनो एटोमिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डायटोमिकली कितना होता है 5 होता है, पॉलीएटोमिकली कितना होता है 6। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 7/2R, F की जगह पे हमने कितना रख दिया 5। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से हम लोग जो वैल्यू पुट करते हैं। मोल कितना दिया हुआ 1, तो 1। सीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है 7/2 इंटू आर। यहाँ पे हम लोग जो है कैलोरी में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कैलोरी में कहा, तो आर की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट होता है, हमने जो है 2 ले लिया। लॉग T2/T1, तो लॉग T2 आपके पास 400 है, और नीचे में कितना हो जाएगा 300, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 लॉग 4/3। ओके, अब इन्होंने ln की वैल्यू दी हुई है, लॉग बेस E की ही वैल्यू दी हुई है। लॉग 3 की वैल्यू कितनी दी हुई 1.1, लेकिन लॉग 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.7। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग 4 को लॉग E बेस 2 टू द पावर 2, और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस E इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.7, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1.4, और नीचे में कितना आ जाएगा 1.1। बोलिए, क्लियर है? ओके, अब यहाँ से हम लोग जो है इसको सही सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 9.8 डिवाइडेड बाई 11, करीब करीब कितना आ जाएगा पॉइंट जो है ये इधर चले जाएगा यहाँ पे जो है, और हमारा कितना हो जाएगा 98
88, ठीक है। तो 0.8 के करीब करीब जो है आपके पास कितना आ जाएगा कैलोरी पर केल्विन। तो इस प्रकार से हमने जो है इसके लिए निकाल लिया। ओके, जब आपके पास क्या दिया हुआ हो कि आइसोकोरिकली दिया हुआ है, आइसोकोरिकली का मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब अभी भी ये कांस्टेंट है, बस अंतर क्या होगा, सीपी की जगह क्या आएगा, सीबी आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2r आ जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा। आप इसको एक बार जो है घर पे बना के देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को याद कराने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा था कि log बेस 1 की वैल्यू जो है कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। आपको मैंने कहा था कि बस एक एक इंक्रीज करना, बस दो जगह याद रखना, log 4 के लिए एंड log 8 के लिए, सॉरी log 7 के लिए। log 4 एंड log 7 जो है आपको याद रखना, बाकी में 0.1 इंक्रीज कर देना। log 2 है तो 0.3, log 3 है तो 0.4, log 4 है तो इसको याद रख लेना 0.6 हो जाता है, log 5 है तो 0.6 हो जाता है, आप इसको अप्रॉक्स 7 भी ले सकते हो। log 6 के लिए 0.7, log 7 के लिए 0.8, log 8 के लिए 0.9 एंड log 9 के लिए जो है 0.9 हो जाता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, log 9 के लिए जो है 0.9, इससे आपको जो है क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है, मैं एक लास्ट क्वेश्चन जो है बना देता हूं फटाफट से। अगर यहाँ पे देखिए आपको कैसा दिया है, द 2 मोल कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, द कांस्टेंट प्रेशर है, तो यानी कि NCP log T2, बोलिए। ओके, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, NCP log T2/T1, बोलिए। क्लियर है तीसरी बात? ओके, यहाँ पे आपको कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सेकंड वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ओके, जैसे यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यानी कि इसी का वैल्यू निकालना होगा, और एनसीपी की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 मोल दिया होगा, 2 मोल इनटू सीपी की वैल्यू कितनी होगी 5/2r log T2/T1, T2 कितना दिया हुआ 600 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 300, तो हम लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, 5r 2, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है डी। टू कैसे लिया है? क्या बोले, टू कैसे? ये मोल दिया हुआ है ना, 2 मोल, ओके। ठीक है। तो ये इंट्रोपी लगभग कंप्लीट हो गया है। आप इसमें कुछ और